ग्रुप एडमिन नहीं हूँ। आई एम नॉट ग्रुप एडमिन, सो वाई। हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है बेटे। फाइंड फाइंड इम्पल्स प्रोवाइडेड। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फोर्स वर्सेस टाइम का, 2 मिली सेकेंड। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है, तो डेल्टा पी सीधे फॉर्मूला लगा दिया, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। सर पेज साइड। अरे गुणा भाग देखने की क्या जरूरत है, खुद करो। कुल मिला के एफ डी टी इंटीग्रेशन करना मैंने डराने के लिए इतना ऐसा अजीब से दे दिया है। कुल मिला के चेंज मोमेंटम निकालने का वो तरीका है, P1 P2 मोमेंटम निकालो, उसके बाद डेल्टा पी निकाल लो, या दूसरा तरीका है ये एफ डी टी इंटीग्रेट करके फर्स्ट पूछ लेता है। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछता है, बुलेट लेके फायर कर रहा है और उसको हवा में टांग दिया, कितना मोमेंटम चेंज होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया। थर्ड स्टेप में क्या किया मैंने? अभी गुणा भाग करना तुम्हारा काम है। ये 3 मिली, सब मिली सेकेंड में है। टी स्क्वायर 2 दूनी 4 मिली सेकेंड को करेंगे तो 10⁻⁻⁶ जाएगा। 3 माइनस टी, 3 × 3 - 2 मिली सेकेंड में ही ऑर्डर पर चल रहा है, 1 मिली सेकेंड। 10⁵ तो था ही, 10⁵ ठीक है, खुद वैल्यू पुट कर लो। कुल मिला के इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम, एफ बराबर दिस माइनस दिस, इंटीग्रेट कर लिया, निकाल लिया। इम्पल्स और एफ एवरेज की वैल्यू बताओ। इम्पल्स 10⁶ न्यूटन, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। कितना आ रहा है डेल्टा पी? 10⁶ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3/2, कितना आ गया? 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? एफ एवरेज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या एफ डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डेल्टा टी।
ऐसा एवरेज निकल जाएगा। तो हमको डेल्टा पी तो पता ही है कितना है, डेल्टा पी कितना है 10⁻3। कितना समय लग रहा है 2 × 10⁻−3, तो ये हो गया 5 × 10⁵ न्यूटन एवरेज फोर्स। ठीक, ये मशीन, ये सब भी क्वेश्चन है तब 10th के लेवल पे 9th के लेवल पे आपने देखा है। मशीन गन फायर 100 bullets of mass 50 gram in 1 minute if the speed of bullet is कितनी रख दी जाए 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब 12/5 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड force required to hold machine gun। कितना फोर्स लगेगा भाई मशीन गन में? एक मशीन गन थी, वो 100 बुलेट फायर कर रही है 1 मिनट, 50 ग्राम की 100 मीटर पर सेकेंड से। उसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। पर सेकेंड कितना मोमेंटम निकल रहा है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कितना मोमेंटम? 100 बुलेट। कितने ग्राम की? 50 × 10⁻³ ग्राम की। किस स्पीड से? 100 स्पीड से। डेल्टा पी मोमेंटम चेंज हो गया कितने टाइम में? 60 सेकेंड्स में। 60 सेकेंड्स में कितना फोर्स होल्ड करने के लिए चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। इम्पल्स पूछे, एक जमीन से गिरे। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं अलग अलग टाइप के। एक डिस्क है एम मास की, नीचे से बुलेट फायर कर रहा है। ये बुलेट टकरा के वी वेलोसिटी से लौट रही है, वी से जा रही है। इसके मासेस क्या है? एम। ठीक, फाइंड हाउ मेनी bullets per second fired such that disk remains stationary। ऊपर बुलेट फायर करना है और ये बुलेट जाके टकरा रही है और टकरा के लौट रही है। कितना मोमेंटम चेंज कर रही है? डबल। मैंने बताया था एक पानी है, ये आ रहा है, टकरा के वापस लौटेगा तो 2 डेल्टा पी चेंज करेगा। टकरा के रुक जाएगा तो केवल डेल्टा पी कितना चेंज होगा? पी के बराबर। किसी एंगल पे आ जाए, परसेंट एब्जॉर्ब करे, ये करे, तो वो सब भी हम करेंगे, लेकिन जब कोलिजन करेंगे तब। ठीक है ना, अभी नहीं ज्यादा डिटेल करेंगे, अभी हल्का फुल्का आइडिया दे देते हैं बस। तो पर सेकंड कितनी बुलेट फायर कर रहे हैं? लेट एन बुलेट्स पर सेकंड। कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है? 1 बुलेट कितना मोमेंटम चेंज कर रही है? 2 mv। वी से जा रहा है। ठीक है, तो n बुलेट्स n × 2 mv इतना मोमेंटम चेंज कर रही है। डेल्टा टी 1 सेकेंड, तो f कितना लगेगा? n × 2 mv बाई 1 सेकेंड। और ये किसको बैलेंस कर लेना चाहिए? वेट को। देख लीजिए, एक का जा रहा है एमबी, लौट के आ रहा है एमबी, तो चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट की वजह से 2 mv। तो कितनी बुलेट्स हैं? n बुलेट्स है, तो n × 2 mv मोमेंटम चेंज 1 सेकंड के अंदर। इतना मोमेंटम चेंज किसको बैलेंस करना चाहिए? डिस्क को। ऊपर डिस्क उड़ रही है, उस पर आप धड़ा कोई बुलेट फायर कर रहे हैं जो बुलेट टकरा के सेम वेलोसिटी से लौट रही है। अगर वेलोसिटी बदल जाएगी तब कहानी बदल जाएगी। जैसे ही ये बुलेट है एम की, आ रही है V1 से और जा रही है V2 से,
चेंज इन मोमेंटम डेल्टा V बराबर mv1 प्लस mv2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम का ध्यान इंपॉर्टेंट है रखना। एक गन बुलेट वाला, टाइगर वाला, इनका यही सब क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक वो कर लेते हैं मोमेंटम क्या बताने वाला था। बुलेट का हो गया, मशीन गन का। एक लिक्विड वाला गेम भी है, ये लिक्विड है, बस जानते रहिए। वॉल्यूम फ्लो रेट, मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, डेंसिटी रो है, लिक्विड। वॉल्यूम फ्लो रेट dv by dt is equal to area of cross section into velocity. Mass flow rate dm by dt is equal to rho av, rho density है। Momentum containing Excuse me, sir. momentum flow rate rho av square, force exert, force to hold F बराबर रो ए वी स्क्वायर। पावर भी अगर निकालना चाहें तो पावर निकाल सकते हैं, रो ए वी क्यूब। अगर एक लिक्विड आ रहा है, एक दीवार पे टकरा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, इसके बाद टकरा के गिर जा रहा है, इसमें टकराने के बाद वेलोसिटी से लौट रहा है, v से। इस केस में एफ है रो ए वी स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। इस केस में एफ है 2 रो ए वी स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टकरा के नीचे की तरफ गिरने लगे तो फोर्स लगाएगा रो ए वी स्क्वायर। अगर टकरा के सेम वेलोसिटी से वापस लौटने लगे तो कितना फोर्स लगाएगा, और इस पाइप को होल्ड करने में कितना फोर्स एक्ट करेगा, रो ए वी स्क्वायर। जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब इसके बारे में हम आइडिया लगाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। अभी के लिए ऐसे जानकारी के तौर पे इसको याद रखें। एक वॉल्यूम फ्लो रेट, लिक्विड फ्लो रेट कितना होगा, रो डी ए इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी, डीवी बाई डी टी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। मास फ्लो रेट के लिए मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम एंड डेंसिटी बिकम्स मास रो ए वी पर सेकेंड फ्लो रेट, मतलब पर सेकेंड इतना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, पर सेकेंड इतना मास फ्लो कर रहा है, पर सेकेंड इतना मोमेंटम फ्लो कर रहा है। यही फोर्स को होल्ड करने के लिए, पाइप को छोड़ दिए, पाइप भागता है ना पीछे की तरफ, तो इस पाइप को होल्ड करने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है, दीवार पे अगर पाइप मार देंगे तो ये थोड़ा सा जानकारी के तौर पे इसको याद रखिए। और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये सब वो सब हम बाद में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें तो अभी स्टेटमेंट दे देता हूं मैं, डिस्कस बाद में करेंगे जब पढ़ेंगे चैप्टर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा मेन चैप्टर है बेसिकली। इफ एफ एक्सटर्नल या एफ नेट on any system is zero, then net momentum of system remains conserved। क्या कहना चाहता है, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो dp बाई dt जीरो है, या p इज इक्वल टू कांस्टेंट है।
या यूं बोल सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बहुत क्वेश्चन बनेंगे, कोलिजन, ये वो, इधर उधर कूद गया, एक जंप, ट्रॉली, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगर हमसे बात की जाए फिजिक्स के लिए। सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन में ये चैप्टर में आता है, और ये मैकेनिक्स का एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम बनाने वाला कंसेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रहा है तो उस सिस्टम का नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वाले बनेंगे। एक गन दे रखी है, एक आदमी चल रहा है, वो कूद जाएगा तो ये पीछे की तरफ वेलोसिटी से जाएगी। तो मैं इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करना चाहता, ना मेरा भी कोई काम है, ठीक है ना। तो ये एक जानकारी के तौर पे, अगर हल्का फुल्का कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा, टफ पूछेंगे तो छोड़ दीजिएगा, अभी के लिए नहीं। ऐसे पूछना नहीं चाहिए। ये मोमेंटम का स्तर, ये सब सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर में, हाँ, ये सब बिल्कुल उसी चैप्टर में बैठा था। उसके चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ, सब एक्चुअली सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद फिर कई चीजें उस पर अप्लाई होने लगती, सिस्टम मान करके। 2-3 पार्टिकल एक साथ कोलिजन कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, एक से दूसरे में कूद जा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा कंसेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉसेज, यानी सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, कॉमन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉमन एक्सप्रेशन, उससे ही सॉल्व होता है। बढ़िया चैप्टर है, और मैं ये कहूंगा कि वो बेहतरीन चैप्टर्स में से एक। अब इसके बाद पढ़ने के बाद हम वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। पहले सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, फिर वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे। तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर और सर्कुलर मोशन छोटे छोटे चैप्टर हैं, दोनों दोनों फटाफट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो 2 चैप्टर आने वाले हैं ना, दैट इज सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन एंड रोटेशन, बहुत बड़े बड़े चैप्टर, बहुत ज्यादा कंसेप्ट हैं, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस करने हैं, वो बहुत टाइम लेंगे। वर्क पावर एनर्जी तो बेसिकली एक टूल है, वो उस पर प्रैक्टिस कर करके सीखना है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, मजेदार चैप्टर है। सर्कुलर मोशन भी बिल्कुल फिक्स है। लेकिन सेंटर ऑफ मास वाले में जब जाएंगे तो 3 कंसेप्ट है बेसिकली, तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स की, उसमें से एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से टफ और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कहता है सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो रखेंगे तो फॉर्मूला हमको सेकंड लॉ पता है, dp by dt is equal to f external। अगर ये जीरो होगा तो ये dp by dt की वैल्यू जीरो होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। पुट कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो हल्का फुल्का मोमेंटम का पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया। हमने इस चैप्टर में मेनली क्या डिस्कस किया? इक्विलिब्रियम वाला पार्ट डिस्कस किया शुरू में। इक्विलिब्रियम के बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया? फिर उसके बाद हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आए, वीडी बनाना सीख ही लिया है, सब कुछ फोर्स शो करना। फिर नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन पे बात की, कंस्ट्रेंट पे बात की, शूडो पे बात की, और फ्रिक्शन पे बात की, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब इनके ऊपर जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को डिस्कस करते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स करा दूं, क्या कहते हैं आप? यस सर। और शुरू करूं? मैं दे रहा हूँ सवाल, आपको करना, मैं नहीं करूंगा, मैं बस प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इलाहाबाद आ गया, यहाँ बुक वुक भी नहीं है मेरे पास कि कुछ हल्का फुल्का मैं ध्यान करूँ, मुझे ध्यान भी नहीं देता। लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए ना, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं छूट गई है मुझसे। सर कुछ इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चन दे रखे थे। इक्विलिब्रियम तो करा दिया मैंने शुरू में ही, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम ही कराया था भैया। उत्कर्ष मैं नहीं हूँ सर भव्य। हाँ Excuse me, sir. हाँ, सर हिंज फोर्स वाला भी करवा दो एक बार। हिंज पता है क्या? हिंज वाले में अभी तो मैं करा तो दूं, लेकिन हिंज बड़ा अच्छा देखो क्या होता है। हिंज में एक रोटेशन वाला गेम पे हिंज आता है, ठीक है। तो वो रोटेशन के गेम में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए अगर हिंज की बात करूं तो अभी तो बस सपोर्ट के तरीके से इसको रखो, ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए अभी तो ये नॉर्मल की तरह, लेकिन मान लो मैंने दरवाजा लटका रखा है, तो यहाँ पर एक्चुअली टॉर्क वाला गेम चालू हो जाएगा। टॉर्क वाला गेम चालू होने का मतलब इस पे ऊपर भी एक N1 N2 और बाहर जा रहा है अंदर की तरफ एक R1 और एक R2 फोर्सेस लगेंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन 2 डायमेंशन में लगेंगे, तो हम इसको रोटेशन वाले केस में जब करेंगे तब इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटे।
ओके सर। सर क्योंकि डीसी पांडे में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो केवल नॉर्मल फोर्स पूछोगे, तो इसमें कुल मिला क्या करो, इसके दो फोर्स मान लिया करो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, या मतलब एक दो कंपोनेंट मान लिया करो। जब भी कभी हिंज विंज की क्वेश्चन दे रखे हो तो दो फोर्स मान लो। कौन कौन से? F1 और F2, जो हम लोग फ्रिक्शन वगैरह बोलते हैं। तो तुम F1 F2 मान लो, और उसको सॉल्व कैसे करोगे? जैसे हमने किया था क्या, N1 मतलब हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0, सॉरी एक्स में नेट फोर्स 0, वाई में नेट फोर्स 0, फिर उसके अलावा फलाना ढिमकाना की वाला टॉर्क निकाल करके फिर उसके हिसाब से भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए। ये टॉर्क वाले में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी के ओके। लिए नहीं आएगा, डिस्कस करेंगे। और टॉपिक बताइए भाई, कोई डिस्कशन में छूट रहा हो तो, भैया जो नहीं आया हुआ वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल। पहले मैं कराता हूँ ना, कुछ कुछ न्यूमेरिकल रिवाइज कराता हूँ। ये रॉड है, ठीक है। इस वाले एंड ए को ऊपर की तरफ खींचते हुए लेके जा रहे हैं। वी ए वेलोसिटी बराबर, मान लीजिए वी। एट दिस इंस्टेंट दिस एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड वी बी, बताइए। चलिए मैं सब पे कुछ डाउट डिस्कशन कर लेता हूँ आज। मैंने बताया था कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज देखने होते हैं अलोंग द स्ट्रिंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, अलोंग द रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड। जो अलोंग द रॉड होंगे वो सेम होंगे। बहुत मुश्किल थोड़ी है। ये 30, ये 120, तो ये 30। वी दे रखा है, वी का इस तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी cos 30। इधर जाएगा वी पी, तो वी बी cos 30 कंपोनेंट अलोंग द रॉड इज इक्वल टू वी cos 30। वी बी बराबर वी, देख लीजिए। ठीक है, जी वाला एंड इस तरफ चल रहा है, वी ए बराबर वी से। फाइंड वी बी, बताइए। कुल मिला के ये कंपोनेंट इसका निकालोगे, ये इसके टेंजेंट पे जाएगा, वी बी कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। इसका ये कंपोनेंट इसके इस कंपोनेंट के बराबर हो, कर लेंगे ना। Yes, sir. ठीक है।
निकालिए एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। फोर जी बाई 7 मौलिक बोल रहा है भाई। टी 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 टू टी टू टी टू टी टू टी फोर टी। जी बाई 7। एक बार ये न्यूमेरिकल दोबारा समझा दीजिए। क्या हो गया? एक बार ये वाला एग्जांपल दोबारा समझा दीजिए। टी 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 टी, ठीक। इससे 2t 2t, इस पे त्रुटि वर्चुअल वर्क मेथड या फॉर्म ट्रिक लगाई, समेशन ऑफ टी आई डॉट ए आई इज इक्वल टू किसके होगा? 0 के। तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर मान लिया a1, इसका एक्सेलेरेशन नीचे मान लिया a2। कितना हो गया? 4t a1 पॉजिटिव हो गया, एक ही तरफ है। माइनस टी ए टू, क्यों? टी ऊपर a2 नीचे है ना, अपोजिट दिखाया था ना ये। इससे तो a2 बराबर 4a1 हो गया। अब क्या करना है? आगे काम क्या करना है? आगे काम वही नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलेरेशन a होगा तो इसका एक्सेलेरेशन 4a होगा। तो क्या हो गया? इसके लिए ऊपर जा रहा है 4t माइनस 15g बराबर 15 इंटू ए। ये नीचे जा रहा है 10g माइनस t इज इक्वल टू 10 इंटू ए। सॉल्व कर लिया है ना। इससे
बताइए 10 और 20 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन बताइए, निकालिए। यहाँ म्यू बराबर 0.1, यहाँ म्यू बराबर 0.2 है, 35 डिग्री एंगल है, 20 10 37 0.1 0.2। हे प्रभु, आ गया मतलब का आंसर? कपीश बेटा माइक ऑफ कर दो।
अब इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, तीनों का एक्सेलरेशन बताना है। जीरो पॉइंट टू, 0.1, 0.2। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, A1, A2, A3 बताइए, निकालिए भाई। चलिए सभी लोग निकालिए, बताइए। 10, 10, 20, 0.2, 0.1, 0.2। ठीक है, फोर्स लगाया 100 न्यूटन। तीनों का एक्सेलरेशन बताना, 1, 2, 3। तीन ब्लॉक्स दे रखे हैं। ये तो चलेगा ही नहीं, क्यों? F2 एप्लीकेशन है, F1 फ्रिक्शन है। F1 की वैल्यू 50 है, ये इसकी मैक्सिमम औकात 20 न्यूटन है। तो ये 20 न्यूटन इधर लगने लगेगा और 20 न्यूटन इधर लगने लगेगा। इस पे F3 20 न्यूटन, A1 0, A2 बराबर 100 - 40 60, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस पे शूडो 60 20 से ज्यादा ही है, तो मतलब चलेगा चलेगा। तो a बराबर 20/10 दैट इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर A1 0 कैसे आया? सोचो जरा। शुरू में एक स्टेटमेंट यूज किया था मैंने, बहुत ही माइन्यूटली समझने के लिए कहा था। मैंने कहा था एप्लीकेशन है 100 न्यूटन। अब समझना, 100 न्यूटन फ्रिक्शन के तौर पे दूसरे ब्लॉक्स पे ट्रांसफर हो रहा है। 100 न्यूटन की वजह से फ्रिक्शन 20 न्यूटन पैदा होगा, ये 20 न्यूटन इस पे लगेगा मान लो, तो ये हो गया एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से कम है। कम है, तो चलेगा। ओके सर, तो समझ में आई? पीछे नहीं जा सकता। अब देखो, इसके लिए F3 एप्लीकेशन ऊपर वाले के लिए, भाई मैं 1/1 ही तो ट्रांसफर करूंगा ना, मैं मैक्सिमम क्या ट्रांसफर। ये जो एप्लीकेशन फोर्स है वो दूसरे ब्लॉक का तक कैसे पहुंच रहा है, किसके तरीके से पहुंच रहा है, फ्रिक्शन के तौर पे पहुंच सकता है। तो ये 100 न्यूटन थोड़ी ट्रांसफर हो रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, 20 नीचे 20 ऊपर मैक्सिमम, इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता ये। तो यहाँ इसने 20 ट्रांसफर किया, जबकि कितना चाहिए उसको, 50, 50। लेकिन चला नहीं सकता, तो ये ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा, भूल गया इसको। इस वाले को चेक किया, ये तो चलेगा ही, 100 माइनस 20 दिखाई दे रहा है, मान लिया ए की वैल्यू 6 आ गई, फिर सूडो चेक किया 6 × 10 फ्रिक्शन से बड़ा है, चलेगा। तो मतलब ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 6 से, और ये बिल्कुल चलेगा ही नहीं, ये रेस्ट पे रहेगा। F2 की वैल्यू 20, F1 की वैल्यू भी 20। आई बात समझ में? आ गई सर। ओके सर। ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शूडो भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, और कोई चीज ऐसी जो मैं रिवाइज करा सकूं, और इक्विलिब्रियम वाले तो कर लोगे ना, ये थ्रेडेड वाले, क्यों भाई, ये वाले कर लोगे? क्यों भाई, T1 T2 T3 अननोन है, एंगल मान लो कुछ दे दे, θ1 θ2 θ3, कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2 इनके लिए, 2 इस एंड के लिए, 2 इस एंड के लिए, कितने वेरिएबल है, ये देना पड़ेगा, एंगल देना पड़ेगा, θ1 θ2, तो रिलेशनशिप पूछ सकता है, तो कंफ्यूज करने के लिए इनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेगा। और लगभग लगभग हो ही गया। आप किताब से उठाइएगा क्वेश्चंस, जो डिस्कशन करने हैं, जो पूछने हैं, जो नहीं आए होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कल से डीसी पांडे के क्वेश्चन नंबर 1 से डाउट स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन का। शुरू से अपने एग्जांपल्स वगैरह पहले ही तैयार रखिए, लिख लीजिएगा कौन सा एग्जांपल, कौन सा न्यूमेरिकल, एग्जांपल नंबर दे, एग्जांपल तो पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो लाइन से अपने नंबर नोट किए रहिएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने अपने पास उसकी दूसरी कॉपी बना के रखे रहिए, बस मेरी वीडियो देखते मतलब वो देखते रहिएगा, फिर मतलब, और मैं बाकी न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके कल से अपने डाउट्स पूछना शुरू कीजिए। टॉपिक में किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी किसी को कोई टॉपिक में डाउट। कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में क्या दिक्कत है बेटे, कंस्ट्रेंट का नाम बताओ ना, कंस्ट्रेंट में है क्या? सर इक्वेशन नहीं बनती सर, मेथड भी लगाता हूँ, टोटल स्लैकिंग टाइटनिंग पता नहीं चलता। लैकिंग मत लगाओ ना, वो लगाओ ना TI.ai, अभी बताया ना TI.ai पे एग्जाम्पल। यस सर। तो बिल्कुल वही तुमको जब दूसरा वाला स्लैक करने वाला कई मेथड है ना, तो स्लैक करने वाला समझ में ना आए तो क्या लगा दो, TI.ai, और बाकी स्ट्रिंग और रॉड वगैरह के लिए बताना है तो उसके लिए तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। क्या कंसेप्ट है, कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग और कंपोनेंट अलोंग द रॉड मस्ट बी सेम, ये लगा दिया, ठीक। ओके सर। तुम सिंपल तरीके से करो, धीरे धीरे जब सिंपल वाला तरीका समझ में आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स तरीका अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप पुली कंस्ट्रेंट क्या है, स्टेप पुली कंस्ट्रेंट, कोई प्रॉब्लम शेयर करो अंजलि। हाँ।
रोप पे चढ़ने का मतलब बंधे नहीं हुए हैं, रोप पे चढ़ने का मतलब टेंशन ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। T माइनस mg बराबर m है, रोप वही है और दूसरी तरफ कुछ बंधा हुआ है तो वो अलग गेम बन जाएगा। तो रोप पे चढ़ने का मतलब कुछ नहीं है, रोप पे चढ़ने का मतलब ऊपर टेंशन नीचे में वो लगा हुआ है बस, ठीक है। ओके सर। चलो कल इनके बारे में और डिस्कशन करेंगे, सब लोग अपना अपना तैयार रखना। अंजलि वो पूछ लेना, स्टेप पुली वाले क्वेश्चन बना के रखना, ठीक है ना, कल आते ही वो डिस्कस कर लेंगे कौन से कंस्ट्रेंट है क्या है। तो अपनी तरफ से जो चीजें नहीं है उसको पूरा तैयार रखना, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा स्पेसिफिकली कंस्ट्रेंट। अब स्टेप वाले कंस्ट्रेंट में बात करेगा तो ये क्या करेगा, इसको चलाएगा एक्स। तो इन सब प्रॉब्लम का सबसे बेसिक तरीका एक्स मूव कराओ, मूवमेंट करा करके तब करने में ट्रिक लगाना है तो ट्रिक लगा लिया, नहीं तो मेनली तो मूवमेंट दे दिया, इसको एक्स चलाया तो अगले कितने चलेंगे, वही चीज देखनी है बेसिक। चलो मैं ये कल करवाऊंगा, ठीक है ना, पूरा ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल अपने अपना तैयार कर लो, जो भी टॉपिक पहले जो चीज नहीं आएंगी वो सवेरे सवेरे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। डन, कंप्लीट कर लीजिए। एयर रेजिस्टेंस बता देंगे, एयर रेजिस्टेंस उसमें है विस्कस फोर्स 6 आरवी में, ठीक है बच्चों। बाकी कल थैंक यू सर। ठीक है बच्चों। Thank you. थैंक यू सर।